और वो लास्ट वाला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया LMS पे, तो वो मिल जाएगा। कैरेक्टर अभी नॉट एबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, चलो बाद में करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ओके चलो, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। फिलहाल अभी ऑन कर दिए। अभी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, अभी ओके, सो बेसिकली मॉडल क्या होता है? मॉडल इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोसेस। रियल वर्ल्ड प्रोसेस का मतलब हो गया जो भी हमने फीचर्स लेबल्स अप्लाई किए, एंड इट इज ट्रेन यूजिंग डेटा टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड मेक प्रेडिक्शंस। तो हमने दोनों डेफिनेशंस को इसमें कवर कर लिया है। और अगर हम हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास हाउस के प्राइसेस हम किस किस बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? साइज, लोकेशन, नंबर ऑफ बेडरूम्स, फ्लोर कौन सा होगा, राइट? तो बहुत सारे हमारे पास फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम हाउसिंग के प्राइसेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा टफ है, आगे चलते हैं। देन देयर इज ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग क्या होता है? मॉडल जब आपके पैटर्न्स फाइंड आउट करता है, वो कैसे करता है? वो मॉडल में डेटा सप्लाई करने के बाद करता है, और उन पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें ट्यून करना पड़ता है। जैसे कि आप अपने माइंड में एक लाइन की इक्वेशन अभी सेट करके चलिए। लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। सबसे सिंपल इक्वेशन है, जिसमें m आपका लाइन का स्लोप होता है और c जो होता है इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट होता है, राइट? तो अगर हम स्लोप चेंज करेंगे तो लाइन का जो आपका स्लोप है वो चेंज हो जाएगा, कितनी वो स्लैंटेड है वो चेंज हो जाएगा, राइट? तो ये इस तरीके के पैरामीटर्स होते हैं। वो मॉडल जब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ही होगा, तो ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ही हुआ, और इस फॉर्मूले में दो पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं, राइट? एम और सी, या फिर आप और सिंपल इक्वेशन जो बेसिक इक्वेशन होती है a1x प्लस b1 y प्लस c इज इक्वल टू 0, आप उस इक्वेशन को भी सोच सकते हैं। तो वहां पर a1 b1 और c तीन पैरामीटर्स हो गए। तो इस तरह से जब भी हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला बिल्ड होता है, उस मैथमेटिकल फॉर्मूला बिल्ड करने के पीछे हमें कुछ कांस्टेंट्स लेने पड़ते हैं। दोस आर कॉल्ड हाइपर पैरामीटर्स। ये आगे फिर डेफिनेशन आएगी। तो इन पैरामीटर्स को एडजस्ट करने से आपका जो फंक्शन है वो या तो एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा, या फिर वाई में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, या फिर इनवर्स हो जाएगा, अगर आप ग्राफ का आइडिया रखते हैं तो। इस चीज की बात है, ठीक है? तो बेसिकली ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग उस मॉडल में जो आपने मैथमेटिकल का कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाया है उसमें डेटा सप्लाई करना होता है, ठीक है? डेटा क्यों सप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारा मॉडल जो है ना, वो एकदम ट्रेन हो जाए हमारे डेटा सेट से। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं। लेट्स से इंडिया में आप घर खरीदने की बात कर रहे हैं, राइट? तो आप जिस एरिया में रहते होंगे, लेट्स से आप मनीष शायद राजस्थान से हैं, तो राजस्थान के पर्टिकुलर लोकेशन में, मैं बहुत ज्यादा सिटीज का नाम नहीं जानती, जैसलमेर सुन रखा है मैंने, तो मान लेते हैं कोटा सुन रखा है, ठीक है? कोटा भी जानती हूँ। तो कोटा में मान लीजिए आपको लैंड लेनी है, ठीक है? तो उसका क्या रेट होगा आपको आइडिया होगा लगभग, ठीक है? आप उसी बेसिस से बता देंगे अगर इतने स्क्वायर फीट का एरिया आपको चाहिए तो ये एस्टिमेटेड प्राइस होगा, क्योंकि आपका मशीन लर्निंग मॉडल माइंड में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आप उसके बेसिस पे एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहे हैं। लेट्स से अब आपको लैंड लेनी है हैदराबाद में, और थोड़ी सी ऐसी जगह मानते हैं जो आपने नाम थोड़ा कम सुना हो, लेट्स से इधर पांडुचेरी में कहीं पर आपको लैंड लेनी है, राइट? तब आप उतने कॉन्फिडेंस से उसका प्राइस एस्टिमेशन नहीं बता पाएंगे जितने कॉन्फिडेंस से आपने कोटा का बता दिया था, क्योंकि आपका माइंड जो है वो उस पर्टिकुलर पौंडीचेरी के डेटा के लिए ट्रेन नहीं है, राइट? तो
हम मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करने का मतलब होता है कि उसी से रिलेटेड डेटा सप्लाई करते हैं और उस डेटा के बेसिस पे फर्दर अगर आप आपके पास कोई आपका फ्रेंड आता है और वो बोलता है कि मुझे लेट्स से पौंडीचेरी में जमीन खरीदनी है, तो आपने पहले उस वहां का सारा कुछ पता करके रखा है। लेट्स से आप 6 मंथ से ट्रैक कर रहे हैं सारे एप्स जो भी है, 99 एकड़, मैजिक ब्रिक्स, जितने भी ऐप बने हुए हैं इंडिया में इस सब लैंड वगैरह के लिए, आप उसको ट्रैक कर रहे थे। नाउ यू कैन से कि इस स्क्वायर फीट का इतना रेट आपको लगभग लग जाएगा, राइट? तो अभी आपका डेटा जो है वो ट्रेन, अब आपका मॉडल जो है वो ट्रेन हो चुका है फॉर दैट डेटा, राइट? सो ट्रेनिंग क्या होता है? इट इज प्रोवाइडिंग अ मॉडल विद हिस्टोरिकल हाउस प्राइस डेटा टू लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन हाउस फीचर्स एंड देयर प्राइसेस। ठीक है, आप इंटरप्ट कर दीजिएगा जहां नहीं समझ में आएगा। देन प्रेडिक्शन होता है द आउटपुट ऑफ द मॉडल व्हेन इट इज गिवन अ न्यू और अनसीन डेटा। जैसे कि आपका जो फ्रेंड आया था पूछने के लिए, दैट इज प्रेडिक्शन। आपने एक एस्टिमेशन अपने माइंड में रख लिया। अब अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो आप फटाफट उसका रेंज बता सकते हैं, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं फीचर क्या होता है, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। जितने भी हम साइज या लोकेशन या फ्लोर या जितने भी वेरिएबल्स जिनके बेसिस पे आपका अफेक्ट हो रहा है प्राइस, वो सारे हमारे फीचर्स हो गए। आ जाते हैं लेबल को। लेबल हो जाता है आपका टारगेट वेरिएबल, जो यहाँ पर प्राइस है। टारगेट मतलब जो आपका फाइनल आउटकम है। अब वो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कंपनी जो प्रॉब्लम आपको स्टेटमेंट बता रही है वो ये भी बताएगी कि वो क्या मैक्सिमाइज अपना करना चाह रहे हैं। कोई कंपनी सेल्स मैक्सिमाइज करना चाह रही है, कोई कंपनी अपना थ्रूपुट मैक्सिमाइज करनी चाह रही है पर्टिकुलर। मोस्टली सेल्स वाली कंपनीज में तो प्रोडक्ट सेल्स ही मैक्सिमाइज कर रहे हैं, कोई कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट का क्लिक थ्रू रेट मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, राइट? टू मैक्सिमाइज दैट उनको ज्यादा अर्निंग होगा। तो क्या आपका टारगेट है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ ही आ जाता है। अब आ जाते हैं ओवर फिटिंग क्या होता है। अब ओवर फिटिंग थोड़ा अभी तक हमने नहीं सुना था, कुछ वैसा टर्म है। ओवर फिटिंग का मतलब है व्हेन अ मॉडल लर्न्स द ट्रेनिंग डेटा टू वेल इंक्लूडिंग नॉइज एंड आउटलायर्स रिजल्टिंग इन पुअर परफॉर्मेंस ऑन न्यू डेटा। तो पहले हाउसिंग प्राइस के लिए समझ लेते हैं यहाँ पर ओवर फिटिंग कैसे हो सकता है। ओवर फिटिंग का क्या मतलब होगा? लेट्स से अ हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल्स दैट परफॉर्म्स एक्सेप्शनली वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा but poorly performs on new or unseen data because it has memorized the training data instead of learning general patterns, right? So आपने क्या किया कि मान लीजिए 50 या 100, इतना अच्छा तो मेमोरी अपनी रह नहीं गई फिलहाल, लेकिन मान लीजिए आपने 100 ट्रेनिंग सैंपल्स को रट लिया है, ठीक है? तो अब आपका जो होएगा ना, वो मतलब वो जो वो वाली मूवी आई थी ना, कौन सी वाली, कुछ वैसा ही हाल है इसमें। दैट इज कॉल्ड ओवर फिटिंग। आपने सब कुछ रट लिया है। चतुर वाला जो केस था वो हो जाएगा, राइट? तो उसने समझा नहीं है, बिना समझे सब रट लिया है। तो ऐसा ही हो जाता है कुछ मॉडल का भी। और वो हम पता कैसे लगाते हैं कि अब मॉडल हमारा ओवर फिटेड हो गया है? वो पता ऐसे लगेगा कि आपने जो क्वेश्चंस, जो डेटा आपने दिया था मॉडल को ट्रेनिंग के टाइम पे, उस पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, लेकिन जब वो टेस्ट किया जाएगा तब उसकी परफॉर्मेंस एकदम डाउन हो जाएगी। तो हमें पता लग जाएगा कि मॉडल ओवर फिटेड है। ये ऑलरेडी ट्रेनिंग सैंपल्स को इसने रट लिया है, उसने एक जनरलाइज एस्टिमेशन नहीं निकाला है या जनरलाइज पैटर्न्स को नहीं लर्न किया है, उसने सब पैटर्न्स को रट ही लिया है, राइट? तो ये वाला केस होता है ओवर फिटिंग। अभी हम इसका अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, बहुत मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं, वो जाएंगे जब हम एक एक एल्गोरिथम को पढ़ेंगे या इस चीज को डिटेल में समझेंगे। अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ जया, और जस्ट एक क्योंकि मैं ना सिक्योरिटी डोमेन से हूँ ना, तो मैं हर चीज को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। तो जो ओवरफिटिंग जो कंसर्न है, ये सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। ये सारे में, चाहे ओवर फिटिंग आपका सिक्योरिटी में हो या फिर आपका नेटवर्क में हो, किसी भी सिनेरियो में ओवर फिटिंग एक कंसर्न है। क्योंकि जैसे सिक्योरिटी में आपका डेटा किस तरह का होता है, आप थोड़ा मुझे आइडिया देंगे? लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि यूजर्स, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स जो है किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और उनके पास डिफरेंट परमिशंस हैं। तो अगर सिक्योरिटी की टर्म्स में मैं बात करूं, तो ये ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की बात हो रही है। ऑथेंटिकेशन हो गया यूजर को आइडेंटिटी करना, आपकी आवाज कट गई। हेलो, लेट मी कब से स्विच कर ऑफ रहे माय हैं? कैमरा। शायद मेरा नेटवर्क वीक हो रहा होगा। एक बार सॉरी, हमारा इंटरनेट में कुछ इश्यू था। अच्छा, Yeah, आपका we था? can do it. ठीक है।
ओके ओके, हाँ आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हाँ, तो ये सिक्योरिटी में उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हमारा डेटा क्या होगा कि कौन से यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं और क्या प्रोफाइल है उनकी और वो क्या एक्सेस करना चाहते हैं। हम्म, ठीक है, तो ठीक है। अब इसका हमारे पास एक लार्ज डेटा होता है। लेट्स से कि एज अ मनीष, मेरे को जो एक्सेस दिया हुआ है वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क एलिमेंट का दिया हुआ है, हम्म, और मनीष या कंपनी के अंदर मैं कितने दूसरी जगह जाके मेरा ऑथेंटिकेशन फेल करता हूँ, तो क्या वो कोई अटैक कर रहा हूँ मैं नेटवर्क के ऊपर, या जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ, गलती से मैंने कुछ गलत वेबसाइट या किसी सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश की। या तो पैटर्न ये देखना है हमें कि क्या मैं ये जानबूझ के कर रहा हूँ और कोई सिस्टम में अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, या गलती से मैंने कोई तो गलत यूआरएल ले ली। तो सिस्टम में अटैक करने को, लेट्स से मैथमेटिकल वर्ड्स में अगर बात करते हैं, मैं थोड़ा डेटा को मैथमेटिकली समझ लेती हूँ। अगर हम टारगेट की बात करें तो आपको दो चीजों में या तीन चीजों में डील करना है, मतलब या तो अटैक हुआ या नहीं हुआ, या तीसरा मैलिशियस एक्टिविटी हुई, राइट? बिल्कुल, हाँ। ठीक है, तो आप 0 1 2 में तीन नंबर्स मान लेती हूँ। 0 मतलब अटैक नहीं हुआ, 1 मतलब हुआ, 2 मतलब मेलिशियस एक्टिविटी थी। ठीक है, हम्म, ये आपने फाइंड आउट किया है कुछ फीचर्स के बेसिस पे कि यूजर्स के ये प्रोफाइल थे, उनके पास क्या एक्सेस था, एंड सो ऑन, राइट? तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ओवरफिटिंग जो है वो आपके केस को अफेक्ट कर सकती है या नहीं, आपके सिनेरियो में, राइट? तो लेट्स से आपने इसी तरीके का 1000 रोज का डेटा ले लिया है, हम्म, और वो आपने उसके लिए एक मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन कर लिया। अब मशीन लर्निंग का मॉडल एक्चुअली ये तीन क्लास प्रॉब्लम है, इसमें थ्री क्लासेस हैं, राइट? तीन क्लास का डेटा है। तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बनेगा जाके, मतलब कि आपके जो फीचर्स थे, अगर आप तीन चार फीचर्स ना लेके एक लेते हैं हम, कोई आपका कोई एक इंपॉर्टेंट फीचर होगा जो एक से पता लग जाता होगा, काफी आइडिया। लेट्स से ये फेलियर हो गया, यूजर फेलियर हो गया, ऑथेंटिकेशन फेलियर। ऑथेंटिकेशन फेलियर, ये आपका एक फीचर हो गया। जैसे हम इसको ले लेते हैं एक्स, जो हमारा फीचर हो गया, और हमारा टारगेट हो गया कि 0 था या 1 था या 2 था, राइट? तो अब आप क्या करेंगे, एक्स पे आप फीचर को प्लॉट करिए एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे टारगेट को प्लॉट करिए। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लीजिए जहां जहां हो रहे हैं, और फिर इसके बीच में आपको बाउंड्रीज डालनी पड़ेंगी कि ये वाला हमारा 1 क्लास का डेटा है, ये वाला हमारा 0 क्लास का डेटा है, ये हमारा 3 क्लास का डेटा है, राइट? तो आपका जो मॉडल है ना, उसने पूरा डेटा को, ये जो बाउंड्रीज है उनको एस्टिमेट नहीं किया है, उसको रट लिया है। मतलब कि अब अगर मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे डिजाइन बना के बताती हूँ, मतलब जो ओवर फिटिंग है उसको आप, अगर मैं ग्राफिकल बेसिस पे बताऊं तो आप कैसे समझेंगे। मान लेते हैं आपकी तीन क्लासेस हैं, और कुछ कुछ ऐसे तरीके का मैंने ये दो बाउंड्रीज बना दी, और आपका डेटा कुछ ऐसे प्लॉट हुआ है। ये मैंने अच्छा नहीं किया है, बट चलो फिलहाल के लिए काम चला हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक तरीके का डेटा, और ये दिखेगा नहीं ना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये दूसरे तरह का डेटा हो गया। बस कलर पे ध्यान दीजिएगा, मैं बस कुछ भी बना रही हूँ रैंडम। और इसको, लाइन को मुझे थोड़ा सा सही करना चाहिए। अभी तीन अलग अलग पार्ट्स हो गए, 1 2 3 पार्ट्स हो गए, और ये लेट्स से ब्लैक कर देते हैं। लेट्स से ये हमारा तीसरे तरीके का डेटा है, जो गोल वाला है। ठीक है, एक आपका 0 हो गया, ये लेट्स से 0 वाला डेटा है, ये 1 वाला है, और ये 2 वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत क्रिस्प बाउंड्रीज है, मतलब 0 वाला यहाँ पर ही है, 1 वाला इधर ही है, और 2 वाला इधर ही है। ये बहुत ही अच्छा डेटा है जिसके बीच में आप सेग्रीगेटेड बाउंड्रीज आराम से खींच सकते हैं। लेकिन अब जो रियल सिनेरियो में क्या होगा, आपको इतनी क्लीन बाउंड्रीज मिलती नहीं है, राइट? आप कैसे, काफी सारे फैक्टर्स देखने के बाद ही तो आपको पता चलता है कि ये वाला जो है वो 1 में जाएगा कि 0 में जाएगा, वो मेलिशियस एक्टिविटी थी या कोई अटैक करना चाह रहा था, मतलब किसी से गलती से हो गया, राइट? तो इसके बीच में जो मार्जिन होएगा ना, इतना इतना ज्यादा नहीं होएगा कि आप आराम से लाइन ड्रॉ कर पाए। इसके बीच में मार्जिन बहुत कम होगा, और जब ओवर फिटिंग होएगी तब कैसा होएगा, आपको बताती हूँ। ओवर फिटिंग में कुछ, अगर मैं यही डेटा उठाती हूँ और इसमें एक काम करते हैं, दोबारा बनाने की जगह इसको इरेज करके और केवल मैं नया बाउंड्री सेट करती हूँ।
ठीक है। तो ओवरफिटिंग में कुछ ऐसा होगा और डेटा पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। ब्लू वाला, सॉरी इसमें रेस कैसे होता है, ये वाला कौन सा कलर था, डार्क ब्लू था, ये हो गया। कुछ और डेटा पॉइंट्स मैंने बना दिए रियल डेटा को बताने के लिए, कुछ ब्लू वाले यहाँ घुसे हुए हैं और ऐसे कुछ डेटा है। तो अब हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसे करने के बाद में लाइन ने मेमोराइज कर लिया, मतलब ऐसे, ठीक है। दूसरा वाले ने अब ये ब्लू पॉइंट जो है ना, उसने प्रॉपरली हटा हटा के ही ड्रॉ करे हैं, कुछ ऐसा। इस तरीके का ओवरफिटिंग ग्राफ होता है, ठीक है। ओवरफिटिंग ग्राफ का मतलब है कि उसने इतना ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि अब आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं। एस्टिमेशन बढ़िया तब होता है जब आप एक क्लियर कट थ्योरी अपने दिमाग में सेट करते हैं। अब ये एकदम भी क्लियर कट थ्योरी नहीं है, राइट। इसके लिए आपको हर जगह इसका कहाँ कहाँ कर्व आ रहा है ये पूरा मॉडल में फीड करना पड़ेगा, राइट। सो इस केस को हम ओवरफिटिंग बोलते हैं। और अगर आप इसे कोड से पहचानना चाहते हैं, आप कोडिंग कर रहे हैं, तब आपको पता लग रहा है कि ओवरफिटिंग हुई या नहीं हुई, तो वो ऐसे पता चलेगी कि आपका जो ट्रेनिंग डेटा है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन जो न्यू डेटा आएगा, लेट्स से हमारा न्यू डेटा, आपका डेटा पॉइंट आता है ग्रीन कलर का, कहीं यहाँ पर डेटा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर। अब ये डेटा पॉइंट किस वाली कैटेगरी में जाएगा, वो इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, अब ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, क्योंकि मॉडल के कर्व का हमें नेचर ही नहीं पता, ये कहाँ कहाँ बेंड हो सकता है। अभी फिलहाल यही दिख रहा है, लेकिन ये आगे का कर्व इधर ही बेंड होएगा, आगे जाके घूम नहीं जाएगा, तो वो क्लैरिटी नहीं आती है, और इसलिए ओवरफिटिंग का केस हो जाता है, राइट। क्लियर हो गया, मैं आगे चलूं? जी बिल्कुल। So what is solution for this? More data or what is? हाँ, सोल्यूशन के लिए मोड डेटा भी एक सोल्यूशन होता है, और भी कुछ रेगुलराइजेशन वगैरह के सोल्यूशन होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं। अभी पहले हम सारे केसेस समझ लेते हैं, क्या क्या होता है, सोल्यूशन डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। अंडरफिटिंग क्या होता है? अंडरफिटिंग आपका व्हेन मॉडल इज टू सिंपल टू कैप्चर द अंडरलाइंग पैटर्न, सॉरी जो मैंने बोला मोर डेटा के लिए अंडरफिटिंग में मोर डेटा चाहिए होता है। ओवरफिटिंग के सोल्यूशन में रेगुलराइजेशन होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अंडरफिटिंग में मोर डेटा, okay. Underfitting में when model is too simple to capture the underlying pattern in the data and resulting in poor performance on both the training and new data, right? So अंडरफिटिंग में क्या हुआ कि आपका जो मॉडल था ना, वो जनरलाइज नहीं हो पाया। यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि मॉडल ने सब पैटर्न नहीं याद किए, लेकिन इतना जनरल बाउंड्री बना दिया है कि अभी भी दोनों क्लासेस प्रॉपर्ली सेग्रीगेट ही नहीं हो पाई। लेट्स से उसने एक ही बाउंड्री बना दी, 0 1 2, उसको सेग्रीगेट करने के लिए हमें दो बाउंड्री चाहिए थी, लेकिन क्या किया, केवल एक ही बाउंड्री बनाई है। 1 और 2 जो है वो मिक्स हो रहे हैं, तो मॉडल अभी अंडरफिटेड है, उसने प्रॉपर कंप्लीट बाउंड्री नहीं फाइंड आउट करी है, राइट। तो हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन में a model that cannot accurately predict prices because it only considers the number of bedrooms and ignores the other important features like location and size, right? तो अंडरफिटिंग का केस तब हो जाता है जब मॉडल आपका टेस्टिंग डेटा पर टेस्टिंग डेटा सेट पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, पर ट्रेनिंग डेटा सेट पे पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अंडरफिटिंग का केस हो गया। आगे चलते हैं। तीसरा हमारा जनरलाइजेशन है, मतलब ये प्रॉपर मॉडल ट्रेन हुआ है, जो हमारा ट्रेनिंग पे भी जो उस पे परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है और टेस्टिंग पे भी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, दोनों पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो हमारा जनरलाइज्ड मॉडल है। मतलब कि परफॉर्मेंस अच्छी का मतलब है कि लेट्स से ट्रेनिंग एक्यूरेसी आपकी आ रही है 80% और टेस्टिंग एक्यूरेसी आ रही है लेट्स से 76%, तो ये अच्छा मॉडल है। अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ रही है आपकी 80% और टेस्टिंग एक्यूरेसी आ रही है 50 30 30% के आसपास, तो मॉडल जो है आपका ओवर फिटेड है, राइट। और इसका इनवर्स जो है वो अंडर फिटेड है। अब आते हैं हाइपर पैरामीटर्स, जो मैंने आपको बताया W और B, जब कोई हम लाइन की बात कर रहे हैं या पैराबोला में आ जाएंगे तो अलग पैरामीटर्स हो जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेके आ जाएंगे जहाँ पे 7 8 10 पैरामीटर होंगे, तो वो सारे पैरामीटर्स को ट्यून करना कि सारे ट्यूनों की फंक्शन जो आपका प्रॉपरली बने, जिससे कि मॉडल की ट्रेनिंग अच्छी हो और एक हमें जनरलाइज्ड मॉडल मिले, राइट। तो उन सारे पैरामीटर्स को हाइपर पैरामीटर्स बोलते हैं। So basically parameters that are set before the learning process begins and are not learned from the data, they influence the learning process and model architecture.
तो इसमें मॉडल का एक लर्निंग रेट होता है, वो क्या होता है वो न्यूरल नेटवर्क पे हम लोग जानेंगे। तो लर्निंग रेट जो होता है वो एक हाइपर पैरामीटर होता है, जैसे यहाँ पर मैंने स्लोप और इंटरसेप्ट को बताया। लॉस फंक्शन क्या होता है? सो लॉस फंक्शन इज अ फंक्शन दैट मेजर्स हाउ वेल द मॉडल प्रेडिक्शन मैच द एक्चुअल डेटा एंड द गोल इज टू मिनिमाइज दिस फंक्शन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है, इसको मैं थोड़े से सिंपल तरीके से अगर आपको बताना चाहूँ तो लॉस फंक्शन कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, मान लेते हैं अभी हम हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपका साइज है स्क्वायर फीट में। ठीक है, हाउस का साइज है और यहाँ पर आपका प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर साइज था, यहाँ प्राइस था, हमें कुछ कुछ डेटा दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हमें साइज दिए थे स्क्वायर फीट में, लेट्स से 2100 स्क्वायर स्क्वायर फीट है, ये हमारा 1900 है, देन 500 है और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ प्राइसेस थे। मान लेते हैं ये 5000 समथिंग। ठीक है, कुछ 5 लाख के आसपास का है, 50 लाख के आसपास का समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, 5000 के कर देती हूँ एंड यहाँ पर कर देती हूँ कुछ थोड़ा कम करके, लेट्स से 4007 4300 सॉरी 432 कर देती हूँ। ठीक है, सही जा रहा है? नहीं नहीं जा रहा है, 4321 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके का कुछ वैल्यूज चल रहे हैं। तो हमारे पास साइज दिए हुए हैं और हमारे पास प्राइस दिए हुए हैं। ये एस से नोट कर देती हूँ और ये पी से कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी हमें लॉस फंक्शन समझना है, तो पहले हम इस डेटा को प्लॉट करेंगे। तो 2100 वर्सेस पी, तो हम एक पॉइंट लेट्स से यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे ये एक पॉइंट हो गया। अब ये 1900 वाला पॉइंट भी यहाँ कहीं आसपास हो गया, इसका प्राइस इससे थोड़ा कम है। ठीक है, लेट्स से और कम कम वाले मुझे और ऊपर से प्लॉट करना चाहिए था, बट चलो ठीक है फिलहाल के लिए। तो ऐसे हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स थे, लेट्स से 80 या 100 मान लेते हैं, 100 डेटा पॉइंट्स थे, वो हमने प्लॉट कर दिए। ठीक है, ये हमारे एक्चुअल डेटा है, मतलब हमारे पास x और y का वैल्यू है, x का है और y का है। x मतलब साइज और y मतलब प्राइस। तो ये हमारे x और y के वैल्यूज थे। अब अगर हमें इनका एस्टिमेशन करना है, तो एस्टिमेशन कैसे होएगा? एस्टिमेशन करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो इस हो सकता है कुछ पॉइंट्स यहाँ भी हो, वहां भी बना देते हैं, कुछ ऐसे फैले हुए पॉइंट्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, अब एक तो आपका हो गया जो प्रॉपर मॉडल होगा, जनरलाइज्ड मॉडल, वो कुछ ऐसा होगा। दूसरे कलर से बनाते हैं, ये हमारा जनरलाइज्ड मॉडल ग्रीन है। ये हमारा एक जनरलाइज्ड मॉडल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। हमारा अंडर फिटेड मॉडल कैसा होगा? पहले ओवर फिटेड जानते हैं। हमारा ओवर फिटेड मॉडल कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, मतलब कोशिश करेगा कि हम लगभग ना सारे डेटा पॉइंट्स को कवर करते हुए चलें। ठीक है ना, ये तो कोई अच्छा एस्टिमेशन होगा नहीं कि पता ही नहीं चलेगा कर्व कब आने वाला है। और एक हमारा अंडर फिटेड मॉडल है, ऑरेंज से बना देते हैं। तो अब अंडर फिटेड मॉडल आपका कहीं भी जा सकता है, जहां पे आपकी पॉइंट्स की डेंसिटी अच्छी नहीं भी है वहां भी जा सकता है। ये हमारी लेस डेंसिटी पॉइंट्स है, ये हमारा अंडर फिटेड मॉडल है। जो हमारा जनरलाइज्ड वाला मॉडल है वो डेंसिटी जहां पर ज्यादा होगी एक्चुअल डेटा की, उसी के बीच में से जाएगा। राइट, तो ये हमारा जनरलाइज मॉडल हो गया। अब इसमें लॉस फंक्शन में बताने की कोशिश करी थी, तो लॉस फंक्शन होगा, ये आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, मतलब कि अभी ग्रीन लेते हैं और कोई बंदा आता है आपसे ना, प्राइस पूछता है कि ये ना मुझे एक लेट्स से 3000 स्क्वायर फीट का एक हाउस चाहिए। तो आप कहेंगे अच्छा उसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। आई हैव माई जनरलाइज्ड मॉडल ट्रेन्ड, और आपने बता दिया उसको इस x के करस्पॉन्डिंग लेट्स से उसको 6000 के आसपास कुछ जो है वो अमाउंट पे करना होगा। राइट, तो ये हमको मिल गया जनरलाइज मॉडल का। तो एक्चुअली ये जो वैल्यू निकल रही है वो इस लाइन से निकल रही है, तो ये इस लाइन से निकलने की वजह से ये एक प्रेडिक्टेड वैल्यू है। हम इसको y कैप से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो लॉस फंक्शन हुआ y कैप, मतलब कि y कैप माइनस y, ये हमारा लॉस फंक्शन हुआ कि जितना भी हमारा एक्चुअल है ना, आपका एस्टिमेशन कैसे आता है, एक्चुअल वैल्यूज के आसपास का ही एस्टिमेशन आता है। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू 5000 है तो हमारा एस्टिमेशन जाएगा 250, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उसका एस्टिमेशन एक्चुअल वैल्यू के अगल बगल ही आता है। तो इसीलिए जब हम इसका एस्टिमेशन निकालते हैं तो हम देखते हैं हमारा ये जो टर्म है ये जितना कम से कम होएगा, मतलब जितना दोनों के बीच में डिफरेंस कम होगा उतना आपका एस्टिमेट अच्छा होगा, राइट। तो ये हमारा लॉस होता है। ठीक है, इसी को हम आगे जाके एमएससी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये अभी फिलहाल हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है लॉस का, आगे जाके हम इसे मीन स्क्वायर एरर और इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बट मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि क्या होता है। और बेसिकली द गोल इज टू मिनिमाइज दिस फंक्शन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। हम चाहते हैं जितना हमारा एस्टिमेशन बढ़िया करने के लिए हमको ये वैल्यू, अगर हमारी 0 आए ना तो उतना अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा हो गया आपका एस्टिमेशन, राइट। तो हम चाहते हैं 0 के नजदीक रहे। 0 से लेट्स से 0 से मान लो हमारे लिए थाउजेंड्स में 50-100 रुपए मैटर नहीं करते, तो लेट्स से 0 से 50 के बीच में अगर ये आता है ना तो हमारे लिए ओके है। ठीक है, हमने कुछ ऐसा थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है माइंड में, ऐसा फंक्शन में भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉस फंक्शन। तो आगे चलते हैं, इपॉक क्या होता है। तो इपॉक क्या होता है कि जो ये आपका खुद ट्रेनिंग डेटा सेट्स, बोलिए। नहीं नहीं सॉरी, मैं अतुल को बता रहा, ऑल गुड। ओके, इपॉक क्या होता है हमारा कि अगर हमारे पास 1000 सैंपल्स हैं तो 1000 सैंपल से आपका जब पूरा ट्रेनिंग 1000 का एक बार पास हो जाएगा, और ये एक्चुअली पैरामीटर्स जिनकी हम बात कर रहे थे एम और सी, इनको लर्न करने के लिए केवल एक बार डेटा सेट से पास होना जरूरी नहीं है, कई बार उस डेटा सेट को रिवाइज करना पड़ता है। लेट्स से अगर आप छोटे बच्चे को कुछ याद करने को देते हैं तो एक बार में तो उसे सब कुछ याद हो नहीं जाता है, तो उसे रिवीजन करना पड़ेगा, कई बार पासेस लेने पड़ेंगे ट्रेनिंग डेटा सेट से, तब जाके उसका ट्यून हो पाता है फर्दर माइंड की इस तरीके के क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर करना है, राइट। तो इपॉक वही है कि आपके ट्रेनिंग डेटा सेट से जो पूरा पास होता है उसको एक इपॉक। तो जय, ये नंबर ऑफ एपॉक्स से हम ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग भी कर सकते हैं, लाइक कम लेसर नंबर, हाँ, या अगर आप इपॉक्स बढ़ाते जाएंगे ना तो वो टू ट्रेन हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल रट्टी लेगा, कॉमा फुल स्टॉप। कुछ बच्चे होते हैं जिनको कॉपी याद करने के दीजिए तो वो ये भी बोलते हैं कि टेल मी द वैल्यू ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके नीचे के क्वेश्चन डैश पूरा रट के बोलते हैं, फुल स्टॉप के साथ फिर टू बोलेंगे, पूरा रट के बोलेंगे, तो वो टू ओवरफिटेड मॉडल है। ठीक है, तो ये हो गया एपॉक। आगे चलते हैं बैच। बैच क्या होता है कि अगर एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, सबसेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा, मतलब अगर आपके पास 1000 सैंपल्स थे तो हम 1000 के लिए पूरा एक बार सप्लाई ना करके 100 के बैचेस सप्लाई करते हैं मॉडल की परफॉर्मेंस, मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना कि एक एक सप्लाई करने से क्या होता है, मॉडल एक बार उसने लॉस कैलकुलेट किया तो अप गया, एक बार लॉस कैलकुलेट किया तो डाउन गया, फिर एक बार अप गया, तो इतना अप डाउन से मॉडल का जो परफॉर्मेंस है ना वो एग्रीगेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम बैचेस सप्लाई करते हैं, मतलब 100 का दिया तो उसने 100 समझ के फिर लॉस को एवरेज आउट करके तब परफॉर्मेंस चेक किया, मीन मीन दोनों का निकाल लिया, उतने डेटा पॉइंट्स का हमने एक्चुअल का भी मीन निकाल लिया, उतने डेटा पॉइंट्स के हमने एस्टिमेशन का भी मीन निकाल लिया और तब लॉस कैलकुलेट किया। तो कई बार उससे भी मॉडल की परफॉर्मेंस जो होती है ना वो इम्प्रूव हो जाती है बैच इंक्लूड करने से ट्रेनिंग के टाइम पे, इसीलिए बैच आया है। अब आ जाता है ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट, टेस्ट सेट। ये तीन तरीके के सेट होते हैं और ये निकलते किससे हैं, आपके टोटल कंप्लीट जो आपके पास डेटा है उसी से निकला है। जैसे 1000 था तो 1000 को हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम एक पार्ट को कहते हैं ट्रेनिंग सेट, एक पार्ट को कहते हैं टेस्ट सेट। अब हम क्या करने आए, हमने कहा कि टेस्ट वाला जो था उसको अलग उठाकर रख दिया कि ये तो हमें मॉडल को दिखाना ही नहीं है, ये तो हम टेस्ट करते टाइम में लेट्स से ये हम सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, या नहीं सेमेस्टर नहीं, फाइनल एग्जाम जो एक साल बाद होते हैं, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, वो भी लेते हैं ना, टर्म टेस्ट भी लेते हैं, तो वो आपके वैलिडेशन सेट्स हो गए। मतलब कि अब हम ट्रेनिंग वाले को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से बड़ा हिस्सा हम ट्रेनिंग के लिए रखेंगे, छोटा हिस्सा
छोटी मोटी गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए रखेंगे मॉडल की, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन सेट, जो हम मॉडल की थोड़ी बहुत पैरामीटर्स की ट्यूनिंग के लिए बचा कर रखते हैं। वो मॉडल देख भी लेता है और पैरामीटर्स भी बेटर ट्यून हो जाते हैं, और फिर हम फाइनल टेस्ट लेते हैं। आप हमेशा इसको, जो हमारी पहले दिन वाली क्लास थी ना, 1 2 3 4 ABC, एक किड लर्निंग से अगर आप इसे रिलेट करके चलेंगे तो आपको बहुत इजी होगा टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना। फिर आगे जाके मैथमेटिक्स वगैरह के लिए तो हम जो है वही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसको आप, मुझे इजी लगते हैं वो एग्जांपल्स, आप भले ही नेटवर्क का या सिक्योरिटी का ले सकते हैं, बट टर्मिनोलॉजी इजी हो जाएगी तो जो आप घर में देखते हैं उससे, राइट। A subset of training data used to train the hyperparameters and prevent overfitting, तो ये भी overfitting को prevent करता है। So that is example, holding out 20% of training data to evaluate model performance during training and adjust hyperparameters accordingly। ये सारी बात हो गई। किसी को कोई डाउट है अभी तक? प्रेम, मनीष, अमित, अमित आप न्यू आए, आपके ऊपर से तो नहीं जा रहा है, कुछ आ रहा है? No, I think getting it basically what we're going through different terms or terminologies हाँ, of this model. राइट, Yeah. ओके। अब आ जाते हैं टेस्टिंग सेट। तो टेस्टिंग इज लाइक वी यूज दैट सेपरेट सेट टू टेस्ट द मॉडल परफॉर्मेंस, तो दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग सेट। ओके, वो जो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं होता और केवल टेस्टिंग टाइम पे ही मॉडल को दिखाया जाता है, सो दिस इज कॉल्ड अनसीन डेटा मेनी टाइम्स। Okay, let's see a code with explanation. Marking नहीं change हो रही है इसकी। एक सेकेंड में कोड वाली विंडो शेयर करती हूँ, और लेट मी डिस्कार्ड। आपको वो पीछे जाके कोई जो मैंने खुद से प्लॉट किया था वो तो कुछ नहीं देखना है, मैं डिस्कार्ड कर दूं उसको। फिलहाल वीडियो में कैप्चर हो गया होगा, लेट मी डिस्कार्ड दैट। कंट्रोल क्लिक। हाँ, ओके। तो जो एग्जाम्पल हमने समझा था उसी एग्जाम्पल का ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हाउसिंग प्राइस पर ही है, कैलिफोर्निया हाउसिंग प्राइस का एग्जाम्पल है। सो द बेसिकली कंटेक्स्ट इज दैट कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटासेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग 1990s US census. The dataset includes various attributes of housing blocks such as median income, average number of rooms, house age, and among others. The target variable is the median house value for California district and expressed in hundreds of thousands of dollars. Right? Our objective is to develop a predictive model that accurately estimates the median house value based on the available features in the data set. Okay. आगे चलते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया हमारा, एक्सप्लोर। ओके, हम मशीन लर्निंग के जो हमारी प्रोसेस था उसके हिसाब से हम क्या क्या करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर एंड प्री प्रोसेस द डेटा सेट, means we will look into handling missing values, analyze the distribution of features and target variables, visualize the relationship between the features and target variable. Then we develop predictive models like train different regression models including linear regression and polynomial regression to predict the median house value, evaluate the performance of these models using appropriate matrices, and then third is understand model behavior. It means how the model complexity or polynomial degree affects the performance of regression model. Then we investigate the issues of underfitting and overfitting by varying polynomial degree, and plot training and testing errors to visualize the bias and variance trade-off. Bias and variance रह गए, इसको हम example के साथ में देख लेंगे। Then fourth is making recommendations, identify the optimal model and polynomial degree that balances bias and variance and provide insights into the key factors affecting the house prices in California. तो ये हमारा final decision making है। अभी तक तो हम सारी machine learning लगा रहे थे, अब जिससे business effect होएगा वो हमारा recommendations में आ रहा है। और data set में हमारे पास ये सारी values है और सारे columns है, and target में हमारे पास price है, then वही median value, and then
इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हम कौन से यूज करने वाले हैं, अभी हम एमएससी पे फोकस करते हैं, आर स्क्वायर भी बात करेंगे इसी एग्जांपल में, कि अभी हम लीनियर रिग्रेशन फुल्ली नहीं पढ़ रहे हैं, हम लीनियर रिग्रेशन से टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आप थोड़ा बेसिक पे अपना फोकस रखिएगा रादर देन बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग में अभी जाने के बजाय। ठीक है, अभी हम केस स्टडी को वो डिटेल वो डेप्थ से नहीं पढ़ रहे, अभी हम दूसरे व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो ओके, रिग्रेशन प्रॉब्लम हमारे पास एक मिनट, हाफ कुक सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है उस पे देखते हैं। आप लोग इसको अंडरस्टैंड करने के बाद ये एक छोटा सा प्रॉब्लम टाइप का, इसमें 2-3 लाइनें कहीं कहीं कोड की मिसिंग है, आप वो पढ़ने के बाद उसको ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक हमारे पास कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी है ये जानना जरूरी है, नमपाई पांडास वगैरह इंपोर्ट करी है, फिर हमने sklearn एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है, और इस लाइब्रेरी में काफी सारी रेडी मेड मटेरियल हमारे पास आ जाता है, मतलब कि मॉड्यूल सारे बने पड़े हुए, मॉडल सिलेक्शन के मॉड्यूल्स हैं, लीनियर मॉडल में हमें लीनियर रिग्रेशन मिल जाता है, मॉडल सिलेक्शन में हमको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मिल जाता है, देन मैट्रिसेस में हमको मिल जाता है कि हमारी मीन स्क्वायर एरर कैसे कैलकुलेट होगी और R2 स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा। देन मैटप्लॉटलिब इज अनदर लाइब्रेरी जो ग्राफ प्लॉटिंग के लिए यूज करते हैं, तो हमने उसको एज अ एलियास यहाँ पर ले लिया PLT, और सीबॉन्ड भी अनदर लाइब्रेरी है जो कि मैटप्लॉटलिब की रैपर है, राइट। सो मैटप्लॉटलिब एक्चुअली आ रहा है मैटलैब से, अगर आपने कभी मैटलैब का नाम सुना होगा, बहुत पहले ज्यादा हम यूज करते थे रिसर्च वगैरह में मैटलैब को, बेसिकली प्लॉटिंग और डेटा अंडरस्टैंडिंग वगैरह के लिए यूज होता है। ओके, अब आ जाते हैं डेटा सेट को लोड करते हैं, टू लोड द डेटा सेट, बिकॉज एक sklearn का प्रैक्टिस डेटा सेट है, तो sklearn हैज प्रोवाइडेड इट इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, एंड वी कैन डायरेक्टली इंपोर्ट इट लाइक दिस, राइट। सॉरी, मुझे लग रहा है क्लास है, दिस इज अ क्लास को ऐसे इंपोर्ट करते हैं, तो ये पाइथन की क्लास है, इसको हमने यहाँ पर ले लिया है, देन वी विल क्रिएट डेटा फ्रेम, एंड डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद में हमने ये कैलिफोर्निया का डेटा और यहाँ के फीचर्स दोनों डाल लिए हैं, फीचर नेम्स और ये डेटा, ओके, और ये हमने डाल दिया प्राइस को टारगेट में। ठीक है, तो जो हमारा डेटा फ्रेम फाइनली जो हमारा डेटा सेट बना, उस डेटा सेट में हमारे पास क्या क्या आ गया, मीडियन इनकम, हाउस एज, एवरेज रूम्स, एवरेज बेडरूम एंड सो ऑन, पॉपुलेशन वगैरह वगैरह, और ये हमारा टारगेट वेरिएबल हो गया प्राइस। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फीचर्स एंड लेबल्स इन द डेटा सेट, तो मैं थोड़ा छुपा देती हूँ उसको, कोई बताना चाहता है, एनीवन? मनीष, प्रेम, अतुल, एनीवन? Sorry, what's the question? क्वेश्चन इज व्हाट आर फीचर्स एंड लेबल्स इन द डेटा सेट, अभी डिस्कस ही किया है, जस्ट आपको बताना है। तो इसमें मीडियन इंक से लेके लॉन्गिट्यूड तक सारे फीचर्स हैं, प्राइस इज द लेबल। ठीक है, ओके, ग्रेट। हाउ मेनी फीचर्स आर देयर, आप काउंट कर लेंगे, दोस आर 8 फीचर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें इन फीचर्स के बारे में जानना हो कि ये फीचर्स का हमारे फाइनल आउटपुट पे या प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है, तो उसके लिए हम पेयर प्लॉट यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं। आप एक एक कोरिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्कैटर प्लॉट वगैरह करके, पर पेयर प्लॉट आपको कंप्लीट ग्रिड प्रोवाइड कर देता है, राइट। तो ये कंप्लीट ग्रिड आ गई है। इस कंप्लीट ग्रिड में क्या है, यहाँ पर मीडियन इनकम है, यहाँ पर एवरेज रूम्स है, ये यहाँ पर एवरेज ऑक्यूपेंसी हो गई, लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, प्राइस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर मीडियन इनकम फिर से लिखा हुआ है, एवरेज रूम फिर से लिखा हुआ है, एवरेज ऑक्यूपेंसी लिखा है, लैटिट्यूड प्राइस लिखा हुआ है, राइट। तो आपको जो डायगोनल पे मिल रहा है वो इनका सेल्फ के साथ में प्लॉट है, राइट, कुछ हिस्टोग्राम टाइप का। और जो आपका एवरेज रूम्स और मान लेते हैं हमारा टारगेट वेरिएबल है प्राइस, राइट। तो हमें बेसिकली ये देखना होगा कि हमारा प्राइस के साथ में किसका बन रहा है बढ़िया, क्योंकि इनका हमें कोरिलेशन निकालना है कि मतलब हमारे फीचर, कौन सा फीचर प्राइस को अफेक्ट कर रहा है। तो जो वैल्यूज इस तरीके की होंगी वो तो बेकार है। प्राइस कोरिलेशन अच्छा तब होता है जब वैल्यूज कुछ इस तरीके, ये तो नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। पॉजिटिव कोरिलेशन जब कुछ हाँ इस तरीके का होता है ना, वो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। जब आपकी लाइन जो है वो 45 डिग्री आपका स्लोप पे जाती है, ठीक है। तो जब मिडिल से लाइन पास होती है तो वो हमारा बेस्ट कोरिलेशन होता है, 1 होती है उसकी वैल्यू। और जब वही लाइन को हम मिरर इमेज करके
उल्टा साइड में कर देते हैं ऐसे, तो -1 हो जाती है वैल्यू उसके स्लोप की, राइट। तो वो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो दोनों ही हमारे काम के पैरामीटर्स होते हैं जो इस तरीके के होते हैं जिनका कुछ वैल्यू निकल ही नहीं रहा है, तो ये हमारे किसी काम के नहीं है। एवरेज ऑक्यूपेंसी मतलब ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे मॉडल की परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो इन सारी डेटा को प्लॉट करने के बाद अब हम आ जाते हैं इस चीज पे कि which feature seems to have strongest relationship with house prices. So by visualizing the pair plot, you can see which feature has the strongest relationship. Typically, median income has a strong positive correlation with house prices, indicating the higher median incomes are associated with higher house prices. And why it is important to visualize the data before training a model? Because visualization the data helps to understand the relationship. Okay. बाकी आप पढ़ लीजिएगा बाद में, and this help can guide feature selection in engineering. ओके तो अब ये सब करने के बाद में हमने डेटा को अंडरस्टैंड कर लिया। अब डेटा को अंडरस्टैंड करने के बाद हम फीचर्स को और टारगेट को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें मॉडल को ट्रेन करना है। हमने सुपरवाइज लर्निंग में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें से रिग्रेशन क्या करता है, मतलब ये दोनों ही आपके फीचर भी लेते हैं और लेबल भी लेते हैं, दोनों चीजें सप्लाई करनी पड़ती है मॉडल ट्रेन करने के लिए। तो हमने क्या करा, फीचर को अलग कर लिया और मॉडल और टारगेट को अलग कर लिया इस पूरे डेटा सेट में से। तो हमने एक एक्स में ले लिया इसके फीचर्स, ड्रॉप कर लिया प्राइस का कॉलम कंप्लीट डेटा सेट में से, और इसमें केवल प्राइस का ही कॉलम ले लिया है। अब हमें एक्स और वाई मिल गए, हमारे फीचर मिल गए, टारगेट मिल गया, उठाकर हमने एक यहाँ पर फंक्शन में डाल दिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इस फंक्शन में ये दोनों पैरामीटर सप्लाई करने के बाद में, आर्गुमेंट सप्लाई करने के बाद में, हमने यहाँ पर टेस्ट साइज भी दिया कि हम कितना % डेटा टेस्टिंग के लिए चाहते हैं, और साथ में एक रैंडम स्टेट दिया है। इसका सिग्निफिकेंस अभी बताते हैं। टेस्ट साइज 20% का मतलब है आपका 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए जाएगा और 20% डेटा टेस्टिंग के लिए जाएगा, ठीक है। तो इसको, ये जो फंक्शन है ये 4 पार्ट्स रिटर्न करता है। क्या है 4 पार्ट्स? एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। ये 4 पार्ट में से आपको ट्रेनिंग मिल गया, उसके करस्पॉन्डिंग लेबल्स मिल गए, मतलब ये फीचर्स मिल गए ट्रेनिंग वाले, उसके करस्पॉन्डिंग लेबल मिल गए, टेस्टिंग के फीचर्स मिल गए, उसके करस्पॉन्डिंग लेबल मिल गए, ठीक है। तो अब इनका यूज हम करेंगे मॉडल ट्रेनिंग में। और ये रैंडम स्टेट किस लिए है? ये जो रैंडम हाँ, स्टेट रैंडम स्टेट इसलिए होता है कि रैंडम स्टेट हर बार वहीं से स्प्लिट करेगा। मतलब आप डेटा जो है ना उसमें अगर आप रैंडम स्टेट हटा देंगे तो इसकी अगर आप चेक करेंगे तो एंट्री, अगर मान लेते हैं एक्स ट्रेन की आपने 5th नंबर की एंट्री चेक करेंगे, तो ये एंट्री हर बार चेंज होके आएगी अगर रैंडम स्टेट हटा देते हैं। अगर रैंडम स्टेट रखेंगे मतलब डेटा हर बार उसी सेम तरीके से स्प्लिट होएगा, अदरवाइज ये डेटा की स्प्लिटिंग जो है वो शफलिंग करके स्प्लिटिंग कर देता है। ओके गॉट इट या ओके तो वो एक्चुअली नहीं रखने से कभी कभी आप मान लीजिए घर पे परफॉर्मेंस मॉडल की चेक करके गए 82.56 ऐसा कुछ, और आपने ऑफिस में जाके बोला मैंने बड़ा अच्छा सा मॉडल बनाया है, मैं परफॉर्मेंस अभी दिखाता हूँ, रैंडम स्टेट नहीं लगा हुआ था, तो आपकी 85 की जगह हो सकता है 83 एक्यूरेसी हो जाए, तो वो 2% का ड्रॉप भी हो सकता है वो स्प्लिटिंग की वजह से। तो इसलिए रैंडम स्टेट, या हम न्यूरल नेटवर्क में आगे जाके सीड पढ़ेंगे, तो वो सीड एक फैक्टर होता है, वो भी रैंडम नंबर्स से रिलेटेड ही है, और उसकी हेल्प से भी मॉडल की परफॉर्मेंस को इंटैक्ट रखा जाता है, चेंज नहीं होती है। ओके, व्हाट इज द टेस्ट साइज? ओके, ये दोनों बातें हो गई हैं। अब आगे चलते हैं मॉडल ट्रेनिंग के लिए। तो मॉडल ट्रेनिंग करना मुझे सबसे आसान लगता है, सब कुछ जब प्रिपेयर्ड ही मिल जाएगा तो रह क्या गया फिर करने के लिए। बस हमने यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन लिया एक वेरिएबल में, और उसमें एक डॉट फिट करके एक फंक्शन होता है, और ये जो पैटर्न है ये सेम रहेगा। आप मॉडल का नेम यहाँ पर लेंगे और उसके बाद एक डॉट फिट फंक्शन अप्लाई करेंगे जो मॉडल का नेम जिस वेरिएबल में आपने होल्ड किया है, और फिट के अंदर आप एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन प्रोवाइड कर देंगे, और फिर उसके बाद आपको प्रेडिक्शन करने के लिए एक डॉट प्रेडिक्ट का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा विद दिस ट्रेन मॉडल, राइट। तो फिट क्या करता है, आपकी दोनों ट्रेनिंग वाला डेटा ले लेता है, एक्स ट्रेन भी ले लेता है और उसके लेबल भी ले लेता है, और वो लेने के बाद अपने पैरामीटर्स को सेट करके मैथमेटिकल फॉर्मूला जो भी सर निकालना था वो कर लेता है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर वो एक लाइन फाइंड आउट कर रहा है, वो लाइन कहाँ जाएगी, मतलब एक्स एक्सिस से उठते उठते उसको किधर तक जाना है और उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, वो ये फाइंड आउट करने के बाद कहाँ फिट करता है लाइन को वहां पे रखेगा। बस यही मॉडल फिटिंग हुआ, यहाँ पर मॉडल ट्रेनिंग हुआ, और इसके बाद में आप अपने न्यू डेटा पे उसको टेस्ट कर सकते हैं। अब वो डेटा एक भी हो सकता है और वो एक अरे भी हो सकता है,
तो हमने जो भी एग्जाम्पल में देखा था कि वो जो आपके फ्रेंड आए थे पूछने हाउस का प्राइस, तो वो एक डेटा लेके आए थे, या वो पूरी एक लिस्ट लेकर आ जाते हैं, मान लीजिए 10 लोगों की क्वेरीज लेके आ जाते हैं, जैसे कि हम प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं, तो कुछ उस तरीके का हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ फिट मेथड इन द ट्रेनिंग डेटा? तो बता दिया मैंने, टू एडजस्ट द मॉडल्स पैरामीटर्स टू मिनिमाइज द एरर। ठीक है, एंड व्हाट एल्गोरिथम डज लीनियर रिग्रेशन यूज? तो लीनियर रिग्रेशन, हाँ ये क्वेश्चन नहीं आंसर किया अभी तक। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन यूज करता है साइकिट लर्न का ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड टू फाइंड आउट द बेस्ट फिटिंग लाइन by minimizing the sum of square differences between the observed and predicted values। तो सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस का मतलब आप समझ रहे हैं, पहले तो आपने स्क्वायर किया, सबसे पहले आपने डिफरेंस निकाला ऑब्जर्व्ड और प्रेडिक्टेड का, मतलब कि मतलब, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर किया, फिर सम किया, तो ये सब कुछ मिला के आपका एमएसई ही बन जाएगा, मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, तो बेसिकली एरर मिनिमाइज करके आप एक लाइन फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि बेस्ट फिट होगी, जनरलाइज लाइन होगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शन ऑन टेस्ट डेटा सेट? इसी के लिए तो कर ही रहे थे, तो कुछ ऐसा खास लिखा नहीं है इसमें। What do you interpret the prediction? How do you interpret the predictions? So basically, predictions are estimated housing prices or the data points in the test set. By comparing these predictions with actual prices, we can evaluate the model accuracy. Okay. अब हमारे पास जो टेस्ट सेट था उसको हम ऐसे बोलते हैं वाइट टेस्ट, और ये सारी टेस्टिंग की वैल्यूज थी जो एक्चुअल लेबल थे या एक्चुअल हाउसेस के प्राइसेस थे, वो ये है, और जो आपके प्रेडिक्टेड आए थे वो वाइट रेड में है, वो ये है। ठीक है, तो बस ये ऐसे कॉलम में दिख रहे हैं बट है सेम, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज सेम है, जिसमें 4128 है तो इसमें भी 4128 ही होंगी। आप लेंथ चेक कर सकते हैं, मैं अभी रन नहीं किया लगता इसको, हाँ रन, ये पहले से रन थी कोलैब। वन क्वेश्चन हियर। हाँ जी, सो आपने कहा ये जो लोग डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं या ट्रेन कर रहे हैं तो उसके लिए scikit learn लाइब्रेरी है, सो इज देयर एनी अदर लाइब्रेरी इफ यू वांट टू यूज लीनियर सिमिलर मेथड और this is ओनली? this is most famous one, mostly talked about। तो मैंने तो अभी तक sklearn ही यूज करी है। आप वो इसके आप अलावा सर्च कर भी लीजिए, है? होंगे बहुत सारे, आप अपना भी मेथड बना सकते हैं, उसमें क्या है, लाइब्रेरी मत यूज करिए, आप अपना फंक्शन बना लीजिए। फॉर्मूला तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c ही है, फिर एरर भी हम समझ ही गए, मैथमेटिकली जब उसको हम पढ़ लेंगे तो फिर कोड लिखने में कौन सा बड़ी बात रहेगी, है ना? दूसरा तो क्वेश्चन, हाँ सॉरी प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए पहले। नहीं तो जैसे आपने अभी जो प्लॉट किया उसमें डेटा, तो आपने जैसे डेटा अभी रीड किया, सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मतलब डेटा में रीड ही नहीं, तो उसके अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कौन हम, बोल रहे हैं? प्रेम बोल रहे हैं? हाँ जी, अच्छा हाँ बोलिए। तो आपने से प्लॉट किया डेटा, तो उसमें काफी सारा डेटा था, ठीक है, तो उसमें आपने बताया कि ये डेटा सही है ये गलत है, तो वो डेटा आई कुड नॉट अंडरस्टैंड मच अबाउट इट, सो उसके लिए अगर अंडरस्टैंडिंग है, अगर डेटा मुझे रीड करना है तो उसको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए क्या करना होगा इसको, या आगे जाके आ जाएगा हमें करना वो? अच्छा, हम लोग इस वाले कोर्स में नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब तीनों चीजें पढ़ने वाले हैं। तो पांडास आपका सीएसवी फाइल अपलोड करने में हेल्प करेगा, जो कि अभी हमने बनाई थी। फिर उसके बाद में आपका जो डेटा को स्प्लिट वगैरह करा, उसके लिए आप sklearn यूज करेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे इस कोर्स करिकुलम में। मैटप्लॉटलिब भी पढ़ेंगे, तो जो डेटा प्लॉटिंग का पेयर प्लॉट हमने किया वो भी समझ में आएगा इसी कोर्स करिकुलम में। ठीक है, तो हो सकता है आपको मैं मतलब उतना डिटेल में इसमें नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि आप फिर न्यूरल नेटवर्क भी चाहते हैं कवर हो जाए, फिर जेएनआई भी चाहते हैं, तो मतलब जो स्पीड होगी ना वो थोड़ी स्पीड से निकल जाएंगी वो चीजें। तो अगर नहीं आपको करना है तो आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल अभी हमने जो ये केस स्टडी देखा है वो हमने बिल्कुल कोड समझने के लिए नहीं देखा है, हमने एक केस स्टडी देखा है मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि मतलब लोगों के दिमाग में होता है मॉडल ट्रेनिंग मतलब कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है। मॉडल ट्रेनिंग केवल 3 लाइन में हो जाती है, 2 लाइन में इनफैक्ट। मॉडल ट्रेनिंग कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, मॉडल ट्रेनिंग केवल 2 लाइन में ही हो जाती है, सारा टाइम लगता है डेटा प्रिपरेशन में। और क्योंकि हमने डेटा प्रिपेयर्ड उठा लिया है sklearn का, तो हमें डेटा प्रिपरेशन में भी टाइम नहीं लगा, केवल डेटा को अंडरस्टैंड हमने एक पेयर प्लॉट से कर लिया। डेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं। कि अगर आपको सोच लीजिए, अगर आपको मेडिकल डोमेन का डेटा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए अब मॉडल बनाओ, तो क्या ही समझ में आएगा उसमें, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, तो हम सारा हर एक चीज को प्लॉट कर करके देखेंगे, उसकी प्लॉटिंग अंडरस्टैंडिंग में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो
डेटा एक्सप्लोरेशन का टाइम हमेशा ज्यादा होता है मॉडल ट्रेनिंग से। मॉडल ट्रेनिंग 1 से 2 महीने का काम है, उसके बाद टाइम लगता है मॉडल की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में। अब जो बन गया, अब उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये चीजें हम समझेंगे। तो जितना आप मुझे कोर्स करिकुलम में चीजें ऐड करने को बोलेंगे, उतना बेसिक्स हिलते जाएंगे। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल बिल्कुल ग्रास रूट से चल रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर कुछ उड़ाया तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर तो सभी कुछ उड़ ही जाएगा। तो ये जितना डेटा साइंस का पोर्शन है उतना आप मुझे बताएंगे, मैं उसको ट्यून कर लूंगी नहीं, जितना बताना मैं है। बोल रहा था कि जो डेटा का जो टर्मिनोलॉजी और जो अंडरस्टैंडिंग जो प्लॉट हुआ ना, तो सबसे पहले डेटा विजुअलाइजेशन है और डेटा को अंडरस्टैंड मतलब डेटा को समझना। ये आएगा, ये हमारे कोर्स करिकुलम में रहेगा। ठीक है, वो अब उसकी डेप्थ कितनी हो सकती है, क्योंकि ये समुद्र है, तो उसकी डेप्थ मैं क्लास में बता दूंगी। फिर आपको जो क्वेश्चंस होंगे आप पूछ लीजिएगा अलग से ड्यूरिंग क्लास। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कवर नहीं करने वाले, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। ठीक है, बट हो सकता है बहुत एक्सटेंडेड वर्जन ना कवर करें। जया, मॉडल की परफॉर्मेंस और ओवरफिटिंग में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मॉडल की परफॉर्मेंस और लेट्स से कि ओवरफिटिंग। मैंने जो एल्गोरिथम लिखा वही बड़ा गंदा सा है, या बहुत, समझ रहे हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा एल्गोरिथम बेस्ट है और मैं उसको सोच रहा हूँ कि ओवरफिटेड या अंडरफिटिंग हो गया है उसका। नहीं नहीं, आपको एक चीज फिक्स करके रखनी पड़ेगी। पहले तो आप अपना एल्गोरिदम एक फिक्स कर लीजिए। ठीक है, ये तो एल्गोरिदम फिक्स। पर ये मैं कैसे मेक श्योर करूंगा कि मेरा एल्गोरिथम अच्छा है या नहीं है? अच्छा, तो देखिए, जो लोग एल्गोरिथम, ये पूरा रिसर्च एरिया की आप बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसी से डील करते हैं फिलहाल रिसर्च में। क्योंकि जो लोग को इम्प्लीमेंट करना है वो एल्गोरिथम पिक कर लेते हैं। जैसे लीनियर रिग्रेशन या पॉलिनोमियल रिग्रेशन, अलग अलग एल्गोरिथम पे एक्यूरेसी चेक करते जाते हैं, और फिर ये देखते हैं कि उनकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है और कहाँ पर डाउनफॉल आ रहा है। मतलब ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्ट एक्यूरेसी में बड़ा अंतर आ रहा है। अगर बड़ा अंतर है तो मॉडल ओवरफिटेड है। अगर अंतर जो है आपका बराबर चल रहा है ट्रेनिंग और टेस्ट की एक्यूरेसी में, तो इसका मतलब आपकी एल्गोरिदम ही गड़बड़ है। लेट्स से 85% एक्यूरेसी आ रही है ट्रेनिंग की, और 43% या 47% एक्यूरेसी आ रही है टेस्टिंग की। अब 50 से ऊपर इंप्रूव ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब आपकी एल्गोरिदम ही खराब थी। ओके, 50% का क्या ही मतलब हुआ, 50-50, तो ना इधर में ना उधर में। एक्यूरेसी हमेशा, जो हम लोग के हमेशा मार्कशीट में होता है, 75% से ऊपर नंबर होते हैं तभी स्टूडेंट अच्छा होता है ना। तो अगर मॉडल का परफॉर्मेंस आपका 70-75 के आसपास है, तब तो मॉडल ठीक ठाक है। तो समझ गए। और अगर ज्यादा ड्रॉप हो जाता है ट्रेनिंग और वैलिडेशन, सॉरी ट्रेनिंग और टेस्ट सेट के बीच में बड़ा अंतर आ जाता है, इसका मतलब अब ओवरफिटिंग हो गई। समझ गए। जैसे हाँ ठीक है, बस मुझे एक था कि आई ऑल्सो वांटेड टू सी, जैसे हमने अभी तो साइकिक लर्न का फिट फंक्शन यूज कर लिया मॉडल ट्रेनिंग के लिए। आई जस्ट वांटेड टू सी द एल्गोरिथम इन प्लेन पाइथन, लाइक परसेप्ट्रॉन जैसे लिखते हैं हम, विदाउट यूजिंग द लाइब्रेरी। तो आप कोर्स में वो कवर करोगे या? हाँ, करेंगे करेंगे, हम लोगों ठीक ने है। डेमो में भी इसकी बात करी थी। ओके। परसेप्ट्रॉन वाला न्यूरल नेटवर्क है, ये मशीन हाँ लर्निंग है। हाँ, ये मशीन लर्निंग में भी जो से जैसे अभी हमने बिना फिट एल्गोरिथम के। इसका भी हम लोग मैथमेटिक्स देखेंगे, 2 का तो कंप्लीट मैथमेटिक्स देखेंगे श्योर। एटलीस्ट, लीनियर रिग्रेशन का और क्लासिफिकेशन में से किसी 1 या 2 का श्योर, डिटेल में। दैट्स राइट, नो वरीज, थैंक यू। अच्छा, अभी प्रेम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आपको जो टर्मिनोलॉजी हम समझ रहे थे वो समझ में आई? आप इस बात से परेशान मत होइए कि पेयर प्लॉट नहीं समझ में आया, बट आपको जो मशीन लर्निंग टर्मिनोलॉजी थी वो समझ में आ गई, जो हमारा फंडामेंटल था इस, क्योंकि इतनी बिगिनिंग सेकंड क्लास में आप पूरी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम देख रहे हैं ट्रेन हुई, तो ये इज लाइक सीधा मैंने बम फेंक दिया हो। ठीक है ना, टू मच हो गया, टू मच टू कैप्चर एट वंस। जब तक वो थ्योरी में चल रहा था आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन जहां वो सब कुछ एक साथ आ जाएगा तो थोड़ा अजीब लगेगा ही। तो इसी वजह से आपको वो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है समझने में। पर आप सारा फोकस पूरी कोडिंग समझने पे मत रखिए फिलहाल के लिए, इसको हम सब टुकड़ों में समझने वाले हैं। ठीक है, आप अभी केवल टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए। आपको ट्रेनिंग समझ में आया क्या होता है? कोई पॉक समझ, पॉक इसमें आया ही नहीं, पॉक न्यूरल नेटवर्क में होता है। और इसमें आ गया हमारा मॉडल क्या होता है, मॉडल आपको कैसा दिखता है समझ में आ गया। मोटे मोटे जो पूरे पूरे सेक्शंस है कोड के, वो आपको समझ में आने चाहिए। वो सेक्शन समझ में आ गए? एक्सप्लोरेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं, ये बस एक एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस है, इसके आप ड्रिल डाउन में मत जाइए अभी।
मैं इतना डिटेल नहीं में मैं अतुल की वजह से भी बताते हुए चल रही थी कि अतुल को काफी आइडिया है, तो थोड़ा उनके लिए भी कुछ हो क्लास में, इस वजह से। ठीक है, नहीं, मुझे डाउट था कि आप जब प्लॉट था उसमें डेटा आपका जो विजुअलाइजेशन था ना उसमें मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो जी हाँ दिस ये वाज वैसे कुछ ये वैसे कुछ था नहीं। मैं अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो ये यहाँ पे 0 2 4 है, और ये इसी के नंबर को यहाँ प्लॉट किया हुआ है, कितने फ्रिक्वेंटली ये डेटा आया है। मैं इसको बताती हूँ, थोड़ा इजी होगा आपके लिए समझना। ये एवरेज रूम्स है, और इसी का आप अगर एक्स देखेंगे, आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। ये मीडियन इनकम है। अगर आप मीडियन इनकम का पहला पहला वैल्यू उठाइए, लेट्स से हम जाते हैं यहाँ पर, मीडियन इनकम का पहला वैल्यू उठा लिया आपने 8.32, और एवरेज रूम्स का हमने पहला वैल्यू उठा दिया 6.9। अब आप इसको एक्स एक्सिस पे कहाँ लिखेंगे? अगर आप नंबर लाइन जानते हैं तो नंबर लाइन पे ये वैल्यू 8 के आसपास होगी, और ये वैल्यू होगी 6 के आसपास। ठीक है, या 6 और 7 के बीच में होगी, मोर नियर टू 7। एवरेज रूम वाली हम वैल्यू पे जाते हैं, एवरेज रूम, राइट। तो अब हमें एक्चुअली 7 यहाँ पर नीचे दिखेगा, ये मोर नियर टू 7 मतलब ये हमारा 10 है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसी के बीच में वो पॉइंट कहीं हो। तो एवरेज रूम का हमने यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट कर लिया, जिसका वैल्यू हमारा वहां पर क्या था, वो 8 के आसपास था, राइट। तो 20 से पहले ही होगा। तो अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट बनेगा उस एक वैल्यू से। ऐसे हमें सारी वैल्यूज प्लॉट करनी है। कितनी है यहाँ पे टोटल वैल्यूज? अगर मैं यहाँ पर जाऊंगी, ये पूरा कंप्लीट भी तो दिखता है ना, कहाँ जाते हैं इसके लिए, चार्ट, इंटरेक्टिव टेबल, हाँ ये। तो ये जितनी वैल्यूज है ना, सारी वैल्यूज को अगर हम प्लॉट करेंगे वो उतना गंदा सा ही दिखेगा। तो ये इतनी कोई कठिन चीज थी ही नहीं। बस आपने जब मैथ्स में ग्राफ बनाते थे ना, बस वही है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पता है, तो एक्स का पॉइंट हमने देख लिया कहाँ पर जा रहा है, वाई का पॉइंट कहाँ देख लिया, वहां एक डॉट बना दिया, बस। वो सारे डॉट्स बना देंगे तो वो ऐसा ही दिखेगा। और ये कोरिलेशन मैप ये कह रहा है कि जहाँ पे डॉट्स जो है ना, वो डेंसिटी उनकी ऐसे एक लाइन की तरह फैली हुई है, 45 डिग्री वाली लाइन में अगर डेंसिटी फैली हुई है तो वो एक बढ़िया कोरिलेशन है। अगर वो डेंसिटी सारी एक किनारे हो गई है, या कहीं नीचे हो गई है, या पूरे में स्कैटर्ड है, तो फिर बेकार है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है वो फंक्शन, वो पर्टिकुलर कॉलम हमारे मॉडल को ट्रेनिंग में ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला। बस इतना ही था पेयर कार्ड का मतलब, Okay. समझ? So basically like density in like particular like 45 degree you are saying for हाँ, each 45 डिग्री पैटर्न, बस हम इसमें से ये दो ही चीजें देख रहे हैं। और बाकी ये जो ब्लॉक्स जैसे खड़े हुए हैं वो एक्चुअली सेम का सेम के साथ में, मीडियन इनकम का मीडियन इनकम के साथ में। तो क्या करेंगे, केवल उनके नंबर काउंट कर लेंगे कि कितनी बार ये वैल्यू आई है, प्राइस की ये वैल्यू कितनी बार आई है। या मीडियन इनकम इस पूरी वाली, भाई मीडियन इनकम का मीडियन इनकम के साथ, मतलब आपको केवल एक ही कॉलम दे रखा है, आपको बाकी सारे कॉलम हटा दिए, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए सारे कॉलम, केवल एक ही कॉलम है मीडियन इनकम। अब उसमें हम फ्रीक्वेंसी तो देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू मान लीजिए 2.3, ये कितनी बार आई है, बस उनकी फ्रीक्वेंसीज को यहाँ प्लॉट कर लिया है। तो यहाँ पे नीचे 2.3, और वो कितनी बार आई है, मान लीजिए 10 बार आई है, तो 10 नंबर पे एक निशान लगा लिया, और वो उतना बड़ा एक लाइन सा खिंच गया। ऐसे सारी लाइनें खिंचने के बाद वो ऐसा दिख रहा है, एक कर्व टाइप का। बस यही है। ठीक है, ऑलरेडी पास 15 मिनट्स, तो आज इसको यहीं पे रोकते हैं, और हम कहाँ तक पहुंचे थे वो एक फिक्स कर लेते हैं। बस हम मॉडल का परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर इवैल्यूएशन पे थे। ठीक है, इवैल्यूएशन एक पूरा टॉपिक है, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी भी कंप्लीट हो नहीं पाएगा। इवैल्यूएशन में काफी कुछ है। 2 बार कैसे आ गए? अच्छा ठीक है, वैलिडेशन सेट के साथ में एक और एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, पूरा बायस वेरिएंस ये सब डिस्कशन आज हो नहीं सकता, इसमें लगेंगे 2-3 क्लास, 2 क्लास तो कम से कम लगेंगे। फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशन का भी एग्जांपल है नीचे, तो मैं ये आपसे शेयर कर दूंगी, आप भी कर सकते हैं। ओके, ये किधर पे है? अच्छा, आपकी ईमेल आईडीज डाल के मैं इसको शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए इतना डन है। अब कोई डाउट आज की क्लास में जो पढ़ा उसमें कोई डाउट? 1 मिनट उसको भी दे देते हैं। नहीं, ऑल गुड है। ऑल गुड है, अमित आपको कुछ कहना है, पूछना है? डेमो कैसा लगा? नहीं मतलब
I need to catch up, but I think अच्छा था overall. I'm getting, I think समझ में आ रहा है ऐसा लग रहा है, but I think I need to catch up a bit more on this one. Okay. Okay. Thank you. Yes, thank you. Thank you, sir. Thank you.